यहां तक क्लियर हो गया जी। अब हम ये देखते हैं कि जब ये डीपोलराइजेशन कंप्लीट होती है, ये जो डीपोलराइजेशन का अमल जो है ये आखिरी सेल तक जब जाता है तो ये इसके साथ आके फाइब्रस एनुलस के साथ टकराता है, तो जो भी करंट यहां आके फाइब्रस एनुलस के साथ टकराएगी वो यहां आकर खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक का गैर मुस्तल है इलेक्ट्रिकली, ये करंट को नीचे नहीं जाने देगा। क्योंकि ये गैर मुस्तल है लिहाजा ये करंट को नीचे नहीं जाने देगा, तो एट्रियम से वेंट्रिकल में करंट को जाने के लिए सिर्फ एक नुक्ता है कि जिसके जरिए से एट्रियम से करंट जो है वो वेंट्रिकल में जाएगी। और वो पॉइंट है, वो पॉइंट कौन सा है जी? ये वाला पॉइंट होगा एवी नोड। जब ये करंट ये डिपोलराइजेशन होती हुई करंट इसके साथ फाइब्रस एनुलस के साथ टकराएगी, तो ये करंट यहां पर खत्म हो जाएगी, यहां से भी टकराएगी, करंट खत्म हो जाएगी। जो करंट एवी नोड के साथ टकराएगी वो वाली करंट यहां से गुजरकर तो नीचे वेंट्रिकल रीजन में दाखिल हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि ये जो करंट जो है वो ये यहां से एवी नोड से जब गुजरती है तो ये इंतहाई स्लो वेलोसिटी के साथ गुजरती है। यहां पर जब डिपोलराइजेशन का अमल इसमें दाखिल हो जाता है तो ये एक लम्हा भर के लिए यहां पर इसके अंदर ही सफर करता रहता है, तो उसके बाद फिर यहां से जब बाहर निकलता है तो आगे जो डिपोलराइजेशन है परकिंजिया रीजन में, और ये यहां पर जो शुरू होता है वो बड़ी तेजी के साथ, क्योंकि ये फास्ट कंडक्टर है इसलिए यहां पर बड़ी तेजी के साथ जो है वो करंट जो है वो हरकत करती है, डिपोलराइजेशन बड़ी तेजी के साथ होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो एवी नोड में करंट जो है वो बड़ी स्लो गुजरती है। वो स्लो क्यों गुजरती है? कुदरत ने ये सारा सिस्टम नाप तोल कर रखा हुआ है। यहां पर करंट का स्लो होना 0.1 सेकंड इसमें लग जाता है, यहां से लेकर यहां आने तक। ये जो इतना ज्यादा टाइम ये स्पेंड करती है यहां पर करंट, उतनी देर में क्या होता है कि ये जो एट्रियम है ये पूरी तरह से कंट्रैक्ट हो जाता है, ये पूरी तरह से सिकुड़ जाता है। जब इसमें पूरी तरह से सिकुड़ाव आता है तो ब्लड सारे का सारा नीचे वेंट्रिकल में कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये ब्लड सारा कंप्लीटली नीचे शिफ्ट हो जाता है तो फिर ये करंट जो है वो एवी नोड से निकलकर परकिंजिया रीजन में दाखिल हो जाती है। तो इस तरह से फिर अगला अमल जो है वो जारी हो जाता है। तो लिहाजा जब करंट एवी नोड में दाखिल होती है नीचे जाने तक ये जो एक लम्हा भर जो है रुकती है इसके अंदर, वो इसके लिए हार्ट बीट के लिए बहुत जरूरी है। उसी अरसे में एट्रियम कंप्लीट जो है उसमें सिकुड़ाव आ जाता है और ब्लड सारे का सारा नीचे चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जो एवी नोड में करंट जो है ये इतनी ज्यादा स्लो क्यों हरकत करती है? ये बहुत अच्छा एवी नोड जो है ये इसकी स्पेशलाइजेशन इसमें है, ये करंट को रोके रखता है। और उसका फायदा ये जो है, ये फायदा है उसका सबसे बड़ा कि इसको सिकुड़ाव का टाइम मिल जाता है। और ये इसके अंदर बहुत स्लो जो है करंट क्यों गुजरती है, डिपोलराइजेशन बड़ी स्लो क्यों होती है, इसको हम इधर अलग से डिस्कस करते हैं।
एवी नोड। और यहां पर हम ले लेते हैं ये परकिंजिया रीजन से हमने सेल ले लिए, ये एक सेल, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो अब हम देखते हैं कि ये जो है ये स्लो कंडक्टर क्यों है और ये फास्ट कंडक्टर क्यों है। सबसे पहले ये याद रखें कि करंट जो है यहां से वो ऊपर से ये नीचे की तरफ आती है और ये भी करंट यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। और अब देखते हैं कि ये जो एवी नोड है इसमें ये जो करंट है ये ऐसे नीचे जाती है, तो इसमें सेल जो हैं इसके वो इस तरह से इसके 90 के जाविये पर होते हैं और ये छोटे छोटे सेल होते हैं और ये बहुत ज्यादा सेल होते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे सेल होते हैं और ये बहुत ज्यादा सेल होते हैं। जब के टाइम यहां से इसके अंदर दाखिल होता है, जब करंट इसके अंदर दाखिल होती है तो इसमें चूंकि बहुत ज्यादा सेल हैं, करंट को बहुत ज्यादा सेल मेम्ब्रेन्स में से गुजरना पड़ता है, तो इसको ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। निस्बतन परकिंजिया रीजन के जो परकिंजिया रीजन के सेल हैं ये इस शेप में, लंबाई की शेप में होते हैं और ये कम होते हैं, तो करंट लिहाजा करंट जो है वो तेजी के साथ नीचे गुजर जाती है। ये पहली रीजन कि यहां पर सेल जो हैं इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, जो करंट को पार करना होते हैं तो इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ती है। यहां पर जो है सेल जो होते हैं चूंकि बड़े होते हैं लिहाजा वो कम सेल उसको क्रॉस करना पड़ते हैं, तो जिसके नतीजे में ये तेजी के साथ करंट जो है हरकत करती है। नंबर एक हो गई। नंबर दो पे ये है कि इनके दरमियान जो गैप जंक्शन है वो इसके गैप जंक्शन के निस्बत बहुत ही कम होते हैं। यहां पर जो इन गैप जंक्शन जो इन दो सेल को आपस में जोड़ते हैं वो निस्बतन बहुत ही कम होते हैं और इधर वो गैप जंक्शन बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो जब करंट इसमें शामिल होती है एवी नोड में, दाखिल होती है एवी नोड में, तो करंट चूंकि यहां पर जो गैप जंक्शन है वो कम है तो लिहाजा करंट को ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा अरसा लगेगा नीचे तक आने के लिए। निस्बतन यहां पर चूंकि गैप जंक्शन ज्यादा है तो करंट तेजी के साथ हरकत करके नीचे चली जाएगी। अब ये दूसरी रीजन हो गई। अब एक और रीजन, ये जरा सब लोग ध्यान से सुने, ये एक बड़ी अहम रीजन है। तीसरी रीजन ये है कि जो एवी नोड में डीपोलराइजेशन होती है वो क्या होती है, कैल्शियम बेस्ड, और जो परकिंजी रीजन में डीपोलराइजेशन होती है वो होती है सोडियम बेस्ड। तो ये कैल्शियम बेस्ड डीपोलराइजेशन, सोडियम बेस्ड डीपोलराइजेशन, कैल्शियम बेस्ड डीपोलराइजेशन जो होती है वो निस्बतन स्लो होती है और ये निस्बतन फास्टली जो है डीपोलराइजेशन होती है, इसलिए यहां पर ज्यादा टाइम लगेगा और यहां पर कम टाइम लगेगा। और इसके बाद एक रीजन और है, ये भी बड़ी अहम रीजन है कि यहां पर ये जो सेल है इसका साइज छोटा है, तंग है सेल, और यहां पर जो सेल है वो खुला है, बड़ा सेल है, तो करंट को हरकत करते वक्त छोटे सेल में ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा नीचे जाते हुए, और यहां पर क्योंकि खुला है तो करंट को नीचे जाते हुए उतनी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा,
उतनी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो लिहाजा यहां पर करंट स्लो आहिस्ता से नीचे गुजरेगी और यहां पर करंट तेजी के साथ नीचे गुजर जाएगी। अब ये जो पॉइंट है ये सब लोग जो हैं बड़े ध्यान से देखें कि जो है एवी नोड का जो सेल है, ये जो एवी नोड का सेल है, इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -60 मिलीवोल्ट है। और जो परकंजी सिस्टम में जो सेल है उसका जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल 90 मिलीवोल्ट है। अब ये देखें, ये सादा सी बात है कि इनमें से दोनों में से कौन सा ज्यादा नेगेटिव है, -60 या -90? -90 डिग्री ज्यादा नेगेटिव है। और अब मुझे यह बताएं कि जब केटाइन इसमें दाखिल होगा तो केटाइन को, पॉजिटिव चार्ज को ये वाला सेल ज्यादा तेजी के साथ खींचेगा अंदर, या ये वाला सेल ज्यादा तेजी के साथ अंदर खींचेगा? यकीनन जो ज्यादा नेगेटिव है वो ज्यादा तेजी के साथ सेल को अंदर खींचेगा, अपना उसको केटाइन को अंदर खींचेगा। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चूंकि निस्बतन इसकी निस्बत ये उसमें उसको कम अट्रैक्ट करेगी, कमजोर अट्रैक्ट करेगी, तो लिहाजा यहां पर करंट जो है वो आहिस्ता सफर करेगी और यहां पर करंट जो है वो तेजी के साथ सफर करेगी। तो ये कुछ बुनियादी इसकी रीजंस हैं जिनकी बुनियाद पर करंट जो है वो एवी नोड में कम, जो है एवी नोड में स्लो हरकत करती है और परकिंजिया रीजन में तेज हरकत करती है। तो अब हम यहां पर देखते हैं, ये जो एक पहला वेक्टर पैदा हुआ है ये एट्रियल डीपोलराइजेशन के नतीजे में पैदा हुआ। अब जब एवी नोड का, अब एक जायजा हम लेते हैं एवी नोड का कि ये जो एवी नोड है ये पूरा दिल जो है इसके नतीजे में बहुत बड़ा है या कि बहुत ही छोटा है। फिर से एवी नोड पूरे दिल के मुकाबले में बहुत बड़ा है या कि बहुत छोटा है? ये पूरे दिल के मुकाबले में बहुत ही छोटा सा एक जो है एवी नोड जो है ये बहुत छोटा सा उज़व है। तो लिहाजा ये चूंकि बिल्कुल छोटा है इसलिए यहां पर जो पावर वेक्टर बनेगा वो इंतहाई छोटा वेक्टर बनेगा। एक बात ये आ गई। दूसरी बात ये आ गई कि यहां पर चूंकि करंट जो है वो बहुत ही स्लो हरकत करती है, बहुत ही स्लो हरकत करने की वजह से यहां पर जो वेक्टर होगा उसकी वेलोसिटी भी बिल्कुल स्लो हो जाएगी। तो लिहाजा चूंकि ये वेक्टर बिल्कुल छोटा बनेगा तो ये वेक्टर जो है ईसीजी मशीन इसको पढ़ नहीं सकेगी, इसको महसूस नहीं कर सकेगी। ये इतना छोटा होता है तो इसको हम कहते हैं कि जब करंट इसमें दाखिल हुई नीचे तक आने तक ये जो हार्ट है इसको हम कहेंगे कि ये साइलेंट है, खामोश है, इसमें कोई हरकत नहीं हो रही। लेकिन हम उसको जाहिर करने के लिए यहां पर सवालिया निशान लगा देंगे कि ये यहां पर हार्ट जो है साइलेंट है, खामोश है। तो इधर जो है वो एवी नोड में जब करंट दाखिल हुई तो नीचे आने तक यहां पर हमने सवालिया निशान लगा दिया। ठीक है जी।